गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे मैंने कहा था कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद वो रिवॉल्ट ही भारतीयों की नेशनलिज्म का परिणाम था। भारतीयों में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो उत्पन्न होने लग गई थी। बट उस भावना का उद्देश्य क्या था कि जो भी पहले राजा महाराजा यहां पर चलते आ रहे थे उनका फिर से यहां पर राज इस्टेब्लिश करना, यहां पर राज फॉर्म करना। बट आज जो नेशनलिज्म की मैं बात करने जा रहा हूं वो नेशनलिज्म कुछ अलग तरीके का है। तो इस नेशनलिज्म की शुरुआत लेट 19th सेंचुरी में, मतलब 1857 के रिवॉल्ट के बाद ही शुरू होती है। भारतीयों को यह पता चल गया था कि यहां पर हमने पुराने राजा महाराजाओं का राज नहीं लाना है, यहां पर हमें कोई फ्यूडल सिस्टम नहीं लाना है, यहां पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम होना चाहिए। अभी रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम मतलब जैसे कोई ऊपर राज चला रहा है तो वहां पर हमारे नियुक्त किए गए प्रतिनिधि होने चाहिए। हम पर राज चल रहा है और निर्णय लेने में हमारा ही मत नहीं पूछा जाता, ये तो गलत है। तो इसी बात की जो भावना है ये भारतीयों के मन में उत्पन्न होने लग गई। ये एक देश है, इस देश के हम सब नागरिक हैं, ये यूनिटी बन गई। ये सभी आपस में जो आज का भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो एक ही कल्चर से जुड़े हुए हैं, इनकी मातृभूमि एक ही है। तो ये भावना उत्पन्न हो गई यूनिटी की, और एक ज्योग्राफिकल एरिया के तौर पर उन्होंने सबको एक मान लिया। यही से भावना उत्पन्न होती है नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की। तो इसके कारण क्या थे ये भी हम जान लेते हैं। नेशनलिज्म की, राइज ऑफ नेशनलिज्म के कॉजेस आपको पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे इवेंट्स जो 1857 के पहले घटित हुई थी वो इंपॉर्टेंट है। तो आइए धीरे धीरे करके एक एक को जानते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यही से भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। उसका एक पहला कारण क्या था? तो 1857 का रिवॉल्ट के बाद हमें भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत होती दिखाई देती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश होती है 1885 में। तो ये एक अल्टीमेट गोल हो गया नेशनलिज्म का। अभी नेशनलिज्म के कॉजेस क्या थे ये जान लेते हैं। पहले तो बात है कि वेस्टर्न एजुकेशन की। मैकॉले इन्होंने भारत में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मतलब पाश्चिमात्य शिक्षण। जैसा यूरोप में शिक्षण चलता है वैसा भारत में यहां लाने की सोची उन्होंने। ये इंप्लीमेंट भी हुआ, बट इसके पीछे का जो उनका हेतु था, उनका एम था, वो कुछ अलग था। भारतीयों को लिटरेट बनाना उनका अल्टीमेटम नहीं था, भारतीयों को विद्वान बनाना उनका गोल नहीं था, बल्कि भारतीयों की सहायता से यहां पर राजपाट करना। मतलब सहायता मतलब कैसी? तो मैं एक अधिकारी हूं, मेरे नीचे 10 भारतीय काम कर रहे हैं। कौन सा काम? तो सिर्फ लिखने का या फिर कुछ रिकॉर्ड्स रखने का। ऐसे ही छोटे मोटे काम करने के लिए उनके अंडर में कोई तो भी भारतीय होने चाहिए थे। अभी ब्रिटिशर्स भी मिल जाते थे, बराबर है कि आजकल वैसे भी काम नहीं मिलता। वो तो वही सोचेंगे कि पहले ब्रिटिशर्स को काम मिले, बट याद रखो उस समय में ब्रिटिशों को ज्यादा पेमेंट देना पड़ता था वही काम करने के लिए, और वही काम बहुत ही कम कीमत में एक भारतीय कर लेते थे। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन होता था भारतीयों के साथ, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की वजह से क्या हुआ, भारत में लोगों में पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई। पुनर्जागरण मतलब रेनेसांस। लोगों को पता चल गया कि मैं क्या हूं, ये क्या समाज क्या है, भारत देश क्या है, आजू बाजू के देश में क्या चल रहा है। ऐसी कंसेप्ट लाई गई जो किसी को दिखाई नहीं देती बट होती है, ये समाज में होनी चाहिए। उन्हीं सिस्टम, उन्हीं कंसेप्ट का नाम है इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, रैशनैलिटी। ऐसी जो लिबर्टी है, ये जो कंसेप्ट है ये इमर्ज होने लग गई। इनके बारे में लोगों को पता चलते आ गया। अभी ये भारत से
भारत में भारतीय लोगों ने इन कंसेप्ट को जानना शुरू कर दिया। और वो परिणाम किस बात का था? तो वो था वेस्टर्न एजुकेशन का परिणाम। अभी आगे देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने की वजह से लोगों में रिलीजन का जो भारतीय लोगों में कंसेप्ट था, भारत में धर्म को बड़ा ही इंपॉर्टेंट था उस समय। धर्म के अलावा लोग सोचते भी नहीं थे। बट क्या था कि रिलीजन पर भी क्वेश्चन मार्क्स अभी होने लग गए। ये एजुकेशन का परिणाम था। तो क्या है, धर्म भी नहीं छोड़ता तो पॉलिटिक्स क्या बात है? पॉलिटिक्स में भी यहां पर हमें विचार होता हुआ दिखाई देता है कि लोगों ने सोचा कि ये ब्रिटिश इंग्लैंड से आए हुए हैं, दूसरे देश से हैं, यहां पर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सरकार में हमारा कोई हिस्सेदार नहीं है, तो ये शासन हमारा नहीं है। ये बात लोगों के मन में उत्पन्न हो गई। अभी ये वर्नैकुलर लैंग्वेजेस मतलब क्या होता है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनके अलावा एक मतलब कॉमन लैंग्वेज हो गई। अभी भारत में अलग अलग जातियों के अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। अभी समझो मैं मराठी और कोई गुजराती है, तो गुजराती क्या बोलता है ये मुझे तो पता नहीं चलता। बट अगर हम दोनों ने एक ही लैंग्वेज में एजुकेशन लिया हो, इंग्लिश या फिर कोई भी, तो हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर पा सकते थे, एक दूसरे की विचार भावनाएं समझ सकते थे। ये वेस्टर्न एजुकेशन का एक परिणाम हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं कि सोशल ऑर्डर्स, भारत में बड़ी ही सोशल सामाजिक कुप्रथाएं भी थी, जैसे बाल विवाह है, सतीबंदी है, केश वपन है। तो ये जो सोशल जो भी ऑर्डर्स थे या फिर सोशल जो ट्रेडिशंस थे या फिर सोसाइटी के जो भी कुछ नियम थे कि स्त्रियों ने पढ़ना नहीं, स्त्रियों ने हमेशा मुंह ढक के रखना है, ठीक है, सप्तबंदी जैसी प्रथाएं थी, ये सारी चीजों को तोड़ दिया भारतीयों ने ही। और इससे आगे विचार करने लगे, उसके आगे वो सोचने लगे, तो उनको पता चला कि वर्ल्ड बहुत बड़ा है, यहां पर बाहर के समाज में लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और उनके कंपैरिजन में हम कुछ नहीं। तो ये एक कारण बनता है नेशनलिज्म के राइजिंग का। ये कारण आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं, स्टेटमेंट्स आपको पूछे जा सकते हैं कि नीचे गए स्टेटमेंट, दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसके द्वारा भारत में नेशनलिज्म का स्प्रेड हुआ। इसके पॉजिटिव वे से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और नेगेटिव वे से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये जो रेनेसांस हो गया था भारत में, ये एक जो पहली भारत की लिटरेट पीढ़ी थी, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग भारत में हुए थे, उन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स यहां पर लाना शुरू कर दिया। उनमें राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, ये व्यक्ति थे, इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म लाने की सोची। भारतीय जो सामाजिक प्रथाएं थी उनके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाया, तो ये थी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसकी वजह से भी कैसे कि भारत को भी एक संस्कृति है, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के लोगों को भी नियम कानून है। ब्रिटिशर्स यहाँ पर राज करते थे तो इन सब बातों का उनको कोई लेन देन नहीं था, राज करना है बस। बट ये एजुकेशन लिटरेट पीढ़ी आने की वजह से, सोशल रिफॉर्म होने की वजह से ही नेशनलिज्म का राइज हो गया भारत में। तो ये जो राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म थी, इसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो उस समय में भारत में बड़े ही फेमाइन्स आते थे, मतलब दुष्काळ, ज्याला मराठीमध्ये दुष्काळ असं म्हणतात, सूखा पड़ता था और लोग लाखों की संख्या में लोग मरते थे। और इस बात पर कोई ब्रिटिश अधिकारी, कोई ब्रिटिश शासक ध्यान देने के लिए नहीं तैयार था। तो लोगों के मन में चिढ़ उत्पन्न हो गई, क्योंकि हमारे से ही टैक्स लिया जाता था। ठीक है, भारत में ऐसे भी बहुत सारे राजाएं हुए हैं जिन्होंने ऐसी अगर कोई समस्या आती है, फेमाइन्स वगैरह है या फिर किसी कारण उनका खेती का नुकसान होता है, तो उन किसानों को टैक्स में छूट दी जाती थी। बट यहां पर वो कुछ दिखाई नहीं देता हमें। लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में रहे,
फेमाइंस आए ना आए कुछ लेन देन नहीं, बट हमें टैक्स मिलना चाहिए। इसके कारण लोगों की, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी आगे में हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्ति आते हैं, जिन्होंने भारत का जो इकोनॉमिक, उनका जो शोषण होता था, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। वो बात लोगों के दिमाग में डाली कि यहां पर ब्रिटिशर्स हमारा शोषण कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हमें लूट रहे हैं। ये बात दादा भाई नौरोजी ने लोगों के सामने रखी, तो वो भी हम आगे में पढ़ेंगे। अभी पॉलिटिकल यूनिटी, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि भारत में एक शासन शुरू हो गया था। अभी तक जो भारत था वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड था, बट अभी एक ब्रिटिश करके एक शासक आया है, मध्यवर्ती शासक, जो पूरे भारतीय जो भी उपमहाद्वीप है जिस पर राज कर रहा है। और एक ही शासन होने की वजह से यहां पर क्या होता है कि लोगों में यूनिटी की भावना उत्पन्न होती है कि हम एक ही शासन के तले हैं, एक ही शासक हम पर राज कर रहे हैं, और हम सबकी जो मांग है वो एक जैसी है। आपको मतलब जम्मू कश्मीर में रहने वाला लोग, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग सरकार के प्रति जो भावना रख रहे हैं, वही तमिलनाडु के भी लोग रख रहे हैं। तो समस्याएं सबकी सेम हो गई, तो इस बात की वजह से यूनिटी बनती है। ये बात याद रखो। अभी वननेस का सेंस लोगों में आ गया। कम्युनिकेशन नेटवर्क, अभी भारत में उस समय न्यूज़पेपर भी आने शुरू हो गए थे। सबसे पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट, जो बंगाल में शुरू हो गया था। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से क्या होता है, न्यूज़पेपर भी आ गए, ठीक है। न्यूज़पेपर के अलावा पत्र व्यवहार भी फास्ट होने लग गया था, ठीक है। और जैसे कि ट्रैवलिंग सिस्टम शुरू हो गई थी, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी से जल्दी आ जा सकते थे, क्योंकि मोटर व्हीकल्स आ गए थे, रेलवे भी आ गई थी 1853 में। तो ये जो है, ये चेंजेस थे कम्युनिकेशन के, और जिसकी वजह से एक बात जल्द से जल्द दूसरी जगह पर पहुंचाई जा सकती थी। ये भी एक नेशनलिज्म की राइज में कारण था। ये बात आपको याद रखना है। लॉर्ड लिटन एक बड़ा नाम है, जो 1876 से लेके 1880 तक भारत का वाइसरॉय था। कौन? लॉर्ड लिटन। अभी इसने क्या किया था, इसके समय में भारत में बड़ा ही अकाल पड़ गया था, 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी, बट इसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं रखा। और इसी समय में, ऐसे संकट के समय में, इसने दिल्ली में दरबार भराया। अभी दिल्ली दरबार क्या चीज है, तो जैसे मुगल शासक अपना एक रॉयल दरबार बिठाते थे, सभी राजाओं को वहां पर एकत्रित करते थे, और अपना जो वैभव है, अपना जो रुतबा है, अपना जो प्रीसियस थिंग्स है, उन सभी का एक प्रदर्शन करते थे। तो यही दिल्ली दरबार में लॉर्ड लिटन ने किया। इसके लिए बहुत सारा खर्चा किया उसने। इसी समय भारत में अकाल पड़ता है, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बट दिल्ली दरबार जैसी चीजें हो रही थी, लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो गई कि ऐसी चीजों पर खर्च करने के लिए आपके पास पैसा है और लोग मर रहे हैं, इस बात को ध्यान देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो ये भावनाएं थी, ये लोगों के मन में उत्पन्न हुई चीड़ थी। तो लोगों ने इस बात को जान लिया था, ये भावनाएं लोगों के मन में यूनिटी ला रही थी, ठीक है। हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए थे, ये हमारा एक देश है, ये जो यहाँ के लोग हैं, ये हम एक दूसरे के भाई है, हमारी जो समस्या है वो एक ही है, हमारे जो शासक है वो एक ही है जो हम पर जुल्म कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में सबने मिला के आवाज उठानी चाहिए। ये तो सिम्टम्स है नेशनलिज्म के। तो ये भावनाएं हमें यहां पर दिखाई देती है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से क्या होता है, लिटन द्वारा लाया गया कि प्रेस मतलब न्यूज़पेपर में क्या छपाना है क्या नहीं छपाना, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगा। सरकार के अगेंस्ट बोलने की किसी को अनुमति नहीं थी। ये सारी चीजें वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में दी गई थी, जो 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था। आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, जिसके तहत प्रोहिबिटेड इंडियंस फ्रॉम कैरिंग वेपन्स ऑफ एनी काइंड विदाउट लाइसेंस।
भारतीयों को वेपन्स रखने की कोई अनुमति नहीं थी अगर लाइसेंस नहीं है तो ये जो है ये कानून लाए गए जिसकी वजह से भारतीयों के मन में चिढ़ उत्पन्न हो गई। अभी ये जो लीगेसी थी 1857 के रिवॉल्ट की वो भी अभी तक बुझी नहीं थी। भारतीयों ने क्या किया कि लड़कर भी हमें हमारे हक मांगने चाहिए, ये यहां से एक हमें पाठ मिलता है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, हम उसको मांग नहीं रहे हैं, हमें कैसे मिलेगा? जिस बात की हम मांग ही नहीं करेंगे तो हमें ये चीजें मिलेगी ही नहीं। तो मांग करने के लिए हमें यहां पर एक स्टेज डेवलप करना पड़ेगा और इसी स्टेज का परिणाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक पॉलिटिकल स्टेज मिल गया जहां से हम अपनी डिमांड रख सकते थे सरकार के सामने, वो 1857 के रिवॉल्ट का परिणाम था। तो ये बात आपको याद रखना है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, अभी ये कंट्रोवर्सी होती है 1883 में। क्या होता है कि भारतीय जो जज बनते थे, पढ़ लिखकर जो भी भारतीय जज बनता था, उसके कोर्ट में सिर्फ भारतीयों का ही खटला चलता था। अभी ये इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल ये परमिशन देता था कि अगर जज भारतीय भी हो तो उस कोर्ट में ब्रिटिशर्स को पर भी खटला चलाया जाएगा, वहां पर खटला वो जज सुनेगा। अभी क्या होता है, एक ब्रिटिशर्स के सामने एक इंडियन जज खड़ा रहेगा जो कोर्ट में तो उससे सबसे बड़ा है। कोर्ट में जो जज होता है वो सबसे बड़ा होता है। अभी जो क्रिमिनल है वो कोई भी हो, छोटा रहेगा। बट क्या होता है कि जज इंडियन है और जो जिस पर जुर्माना है, जिस पर केस है, वो ब्रिटिश है। तो ये जो है कि जज के सामने जो जिस पर केस चल रहा है वो छोटा हो रहा है और ब्रिटिशर्स को ये बात अमान्य थी कि ब्रिटिशर्स का खटला एक भारतीय जज सुने। ये तो हमारे लिए बहुत ही दुखदायक बात है, ऐसा ब्रिटिशर्स सोचते थे। तो ब्रिटिशर्स ने इस बात का विरोध किया कि भारतीयों के दरबार में, भारतीयों के कोर्ट में किसी भी ब्रिटिश का केस नहीं सुना जाएगा। इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई गई और आर्ग्यूमेंट्स मेड अगेंस्ट दिस बिल डिस्प्लेड डीप रेशियल प्रेजुडिस द इंग्लिश हैड फॉर इंडियंस। मतलब इस इल्बर्ट बिल का जो विरोध हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों को, भारतीय लोगों को पता चल गया कि ये हमें किस नजर से देखते हैं। भले ही हो विद्वान हो, भले ही उसने मेहनत करके वो जज बना हो, लेकिन उसके दरबार में किसी ब्रिटिश का कोई केस नहीं सुना जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेशन साफ तौर से दिखाई देता है, जो नेशनलिज्म के राइज का एक कारण बनता है। अभी भारत के बाहर क्या होता था उस समय में, ये भी देखते हैं। भारत के बाहर जो है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें अलग अलग कंसेप्ट मिलती है, जैसे लिबर्टी है, ठीक है, फ्रीडम है, ठीक है, जज मतलब न्याय की व्यवस्था है, ये जन्म का अधिकार है, मैं जन्म हूं तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो बात है ये यहीं से, इन दो वॉर से ही हमें पता चलती है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमें क्या बताता है, इसको आगे में हम डीपली पढ़ेंगे कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है। बट अमेरिकन इंडिपेंडेंस हमें क्या सिखाता है कि अगर कोई शासन कर रहा है हमारे ऊपर, तो शासन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने ही चाहिए। भारत में वैसा नहीं था, ये बात यहां से सीखने को मिली और इसी का परिणाम है कि भारत में नेशनलिज्म एक डीप रूट बन गया। अभी ये रूट जो था ये जमीन से आगे बढ़कर कैसे पेड़ बनता है, ये हम आगे देखते। इसके परिणाम क्या होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे।